नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब दो। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके पास। आप देख रहे हैं लगातार आर पार की लड़ाई छिड़ी हुई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो जांच कर रहा है एजेएल की संपत्तियों की, यानी नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों की, जिनको सीधे सीधे सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ जोड़ा जा रहा है। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो सरकार पर आरोप लगा रही है कि यह बदले की भावना की राजनीति है, कांग्रेस के दमन की कोशिश है, लेकिन कांग्रेस झुकेगी नहीं। इस बीच आज इंडिया टीवी ने आपको दिन भर तस्वीरों के जरिए, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के जरिए, हमारे रिपोर्टर्स के जुबानी आपको दिखाया कैसे दिल्ली, मुंबई, भोपाल, लखनऊ नेशनल हेराल्ड या कहिए एजेएल की संपत्तियों को किराए पर दिया गया या उन्हें बेच दिया गया, और क्या ये लीज की जो टर्म्स थे उसका उल्लंघन नहीं है, और यही आरोप एजेंसियां भी लगा रही हैं। मुंबई में एजेएल या नेशनल हेराल्ड से जुड़े दफ्तर को किराए पर चढ़ाने का मामला सामने आया है। ये चौंकाने वाली बात जरूर है, हैरान भी करती है, क्योंकि जगह अखबार चलाने के नाम पर ली गई थी। जमीन जगह जगह ली गई अखबार चलाने के लिए, पब्लिकेशन के लिए, और फिर उसमें दुकानें बनाकर उसे किराए पर चढ़ा दिया गया। आपको हैरानी होगी जानकर, लखनऊ में तो एजेएल की बिल्डिंग में बियर की दुकान चल रही है, दिल्ली में सरकारी पासपोर्ट का दफ्तर है, स्टेशनरी की दुकान को किराए पर दिया गया, और भोपाल में तो और भी सनसनीखेज मामला, जहां पर दर्जनों दुकानों को बेचा गया, संपत्ति बेची गई, वहां पर मॉल चल रहा है। सोनिया गांधी से पूछताछ के बाद नेशनल हेराल्ड के ठिकानों पर अब छापेमारी लगातार जारी है। कल दिल्ली में भी नेशनल हेराल्ड के दफ्तर के अंदर जो यंग इंडिया का दफ्तर था उसे सील कर दिया गया, और अब यह किराएदारी का पेच बहुत तूल पकड़ रहा है। आप ऐसे भी देखें तो किराएदारी की कमाई को लोग कई बार व्यंग की नजरों से देखते हैं, और यहां तो अखबार के नाम पर ली गई संपत्तियों पर किराएदारी होने लगी। मुंबई में जब किराए पर चढ़ाने के लिए बाकायदा एजेंसी की मदद ली गई, हमारे रिपोर्टर पहुंचे तो इश्तिहार हटा दिया गया। ईडी आरोपों की जांच कर रही है, लेकिन राहुल गांधी से जब इस विषय पर राय मांगी गई तो उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के खिलाफ लड़ाई है। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं की बात आपको सुनाते हैं। ईडी क्या कह रही है वो भी बताएंगे। कांग्रेस के नेता कैसे सरकार पर डराने धमकाने का आरोप लगा रहे हैं, सुनिए। सर, आज प्रदर्शन होगा राहुल? नहीं, देखिए, आप नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं जी सर। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, जो कुछ नहीं होने वाले हैं जी। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर। सर, बीजेपी कह रहे हैं कि रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब बीजेपी संबित पात्रा कह रहे हैं कि भागने नहीं देंगे, और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात जी, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बोलने दीजिए जी। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा जी। ये कुछ भी कर लें राहुल, ईडी आज सुबह यह कहना कि अब याचना नहीं रण होगी, रण मतलब युद्ध करेंगे, अब याचना नहीं रण होगी। नहीं, आप ये बताइए, पहले तो कह रहे थे सत्याग्रह होगी, अब कह रहे हैं रण अर्थात युद्ध होगा। दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। आप करने क्या वाले हैं? सत्याग्रह करने वाले हैं, दुराग्रह करने वाले हैं, रण करने वाले हैं, या युद्ध करने वाले हैं? जनता जनार्दन बड़े स्पष्ट रूप से कह रही है, न रण होगा और न रन होगा, RUN रन। नाइदर यू शुड फाइट अगेंस्ट द सिस्टम नॉर यू शुड रन अवे फ्रॉम द सिस्टम। देश का जो संविधान है, देश का जो कानून है, वो सबके लिए बराबर है। चाहे वो कांग्रेस की अध्यक्षा हो, चाहे वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हो, चाहे वो आम जनता हो, सबके लिए देश का संविधान, देश का कानून एक बराबर है। तो देश के कानून के साथ रण, देश के कानून के साथ युद्ध, यह संभव नहीं है। देखिए साहब, ये सदन चल रहा है और पार्लियामेंट में एक सदस्य हूं और लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी हूं, लेकिन मुझे इस वक्त पार्लियामेंट जब चल रहा है तो ईडी का समन आता है, आप जल्दी आइए। तो कानून के तहत मैं अवॉइड करना नहीं चाहता हूं, मैं कानून का पालन करना चाहता हूं।
लेकिन इस वक्त ईडी बुलाना, मुझे समन करना जब पार्लियामेंट सदन है, चल रहा है, क्या ये उचित है? वो पर्पसली ये कर रहे हैं कि हमको डिमोरलाइज करने के लिए, हमको खत्म करने के लिए, डराने के लिए। हम करेंगे नहीं, हम फाइट करेंगे और जीते रहेंगे। इसमें सरकार किसी तरीके से, सरकार कभी भी जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज है उसके काम में दखल अंदाज नहीं देती है। शायद इनके जमाने में जब इनकी सरकार चलती थी तो ये लोग इंटरफेयर करते होंगे। हमारी सरकार कानूनी व्यवस्था का पालन करना चाहिए, बजाय के भागना चाहिए। सदन की कार्रवाई अच्छी तरीके से चले। हमारी सरकार लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज के काम में कोई दखलअंदाजी नहीं देती। तो संसद के अंदर आरोप और जवाबी आरोप, सड़क पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन आपने लगातार देखा है। दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई वो भी जारी है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं इस विषय पर बात करने के लिए। सैयद जफर इस्लाम साहब, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। जफर साहब, स्वागत है आपका। और गुरदीप सप्पल जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सप्पल साहब, आपका भी स्वागत है। ये जो कुछ आरोप एक दूसरे पर आप लगा रहे हैं वो उस विषय से थोड़ा सा अलग स्पेसिफिक बात मैं करना चाहता हूं आज। देखिए, जो आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है या जो एजेएल और यंग इंडिया पर लगाया जा रहा है वो ये कि 2008 से ही यंग एजेएल ने पब्लिशिंग का काम बंद कर दिया, और ये जवाब में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एजेएल की तरफ से जांच एजेंसियों को कहा भी गया है। अब उसके बाद एजेंसियां ये कहती हैं कि अब तो आप रियल एस्टेट के बिजनेस में, तस्वीरें हम दिखाएंगे अभी लगातार, हमने आज सुबह से अपने रिपोर्टर्स को भेज करके दिखाया भी। मुंबई में बाकायदा हेरल्ड का हाउस के बाहर जो है इश्तिहार छपा हुआ है कि लीज पर आप ऑफिस स्पेस यहां पर ले लीजिए। बाकायदा मार्केटिंग कंपनी को उसका काम दिया गया। हम वहां पहुंचे तो वो जो चस्पा किया हुआ था पोस्टर, वो वहां से हटाने लगे, बोलने लगे हम तो वेंडर हैं, हमें कहा गया इसको हटा लो। हमने भोपाल में जाकर के देखा दर्जनों दुकानें बेच दी गई हैं। विशाल मेगा मार्ट चलता है उस जगह पर जो पब्लिशिंग हाउस के नाम पर जमीन एजेएल को दी गई थी। लखनऊ के अंदर बियर की दुकान चल रही है, और दिल्ली में तो कल ही जो कार्रवाई ईडी ने की है वो आपके सामने है। तो पहले इसका जवाब दीजिए, जो जगह अखबार चलाने के लिए, पब्लिशिंग के लिए थी, वो क्या दुकानों के लिए, मॉल के लिए दी जा सकती है? सौरभ जी, मुझे लगता है कि आपको जानकारी पूरी नहीं रही। जहां पे नेशनल हेरल्ड का ऑफिस है, इस जगह को कहते हैं बहादुर शाह जफर मार्ग। इसमें ना केवल नेशनल हेरल्ड को जगह दी गई थी, बल्कि इंडियन एक्सप्रेस की भी बिल्डिंग है, इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया की भी बिल्डिंग है, इसमें एमबीडी की भी है, इसमें हिंदू का ऑफिस भी है। अगर आप जाएंगे देखेंगे तो करीब 8-9 बिल्डिंग्स हैं जो सबको मिली थी मीडिया के तौर पे। और इन सब बिल्डिंगों में किसी ने किराए पे बैंक को जगह दी हुई है, कोई आईसीआईसीआई की ब्रांच है, कोई वाइन शॉप है, कोई रेस्टोरेंट है। तो ये सारे के सारी बिल्डिंग्स पे जो किराए पे उठाई गई हैं जगहें, वो केवल नेशनल हेरल्ड ने नहीं दी गई है, वो हर उस अखबार के ऑफिस ने दी है जिस अखबार के ऑफिस के लिए ये बिल्डिंग दी गई थी। और ये पूरी तरह लीगल है, जायज है, क्योंकि जो आपकी संपत्ति होती है उस संपत्ति को किराए पर देकर आय लेना मेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कानूनन जायज है। और अगर ये नाजायज है तो मैं चैलेंज करता हूं जफर साहब को कि इस बहादुर शाह जफर मार्ग पर इंडियन एक्सप्रेस पे, टाइम्स ऑफ इंडिया पे, एमबीडी पे, पैट्रियट पे और जितने भी ये अखबार के ऑफिस है, सब पे आप ईडी की कार्रवाई कीजिए। क्योंकि अगर आप आके देखेंगे, आप विजुअल क्या दिखाएंगे, मैं आपको विजुअल आज भेज सकता हूं, मैं क्योंकि मेरा ऑफिस वहीं पे है। और इस पूरे सड़क के ऊपर तमाम तरह के ऑफिसेज तमाम अखबार की बिल्डिंगों में चल रहे हैं। ये कौन सा गुनाह हो गया? ठीक है, इस देश के अंदर अपनी बिल्डिंग को किराए पे देना, वाइट में देना, लीगल रूप से किराए पे देना, ये कहां से गुनाह हो गया? और अगर गुनाह हुआ तो नेशनल हेरल्ड में तो पासपोर्ट का ऑफिस भी चल रहा है। 8 साल से मोदी सरकार देश में राज कर रही है, तो क्या 8 साल से वो भी एक अनैतिक और भ्रष्ट कार्य कर रहे हैं? 8 साल से उन्होंने पासपोर्ट का ऑफिस क्यों नहीं हटाया नेशनल हेरल्ड से? केवल सनसनीखेज पैदा करना, तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना, यह उचित नहीं है। अगर है दम तो इन सब अखबार के ऑफिसों पे आप ईडी की रेड कीजिए, सब पे कीजिए,
क्योंकि सबके बिल्डिंगों में कोई ना कोई दफ्तर, अच्छा कोई ठीक ना है, कोई बैंक, कोई ना कोई रेस्टोरेंट। गुरदीप साहब और देखिए, वाइन सवाल शॉप इसलिए चल रही है। उठा क्योंकि एजेंसी का जो हमने डिटेल निकाला, आरोप वो ये लगा रहे हैं कि अब तो आप एक रियल एस्टेट कंपनी बन चुकी है। एजीएल एक रियल एस्टेट कंपनी है, ना कि पब्लिशिंग कंपनी है। एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, फिर बाकी बातें आप बाकी जवाब जफर साहब देंगे। आपने कहा किराए पर दे सकते हैं, क्या बेच भी सकते हैं? जो लीज एग्रीमेंट है उसके तहत लैंड यूज बदलकर उन दुकानों को मॉल बना करके बेचा भी जा सकता है, जैसा भोपाल में हुआ है। सौरभ जी, फिर से बात वहीं पे आई। एजेंसीज ने बोला और आपने किसी रट्टू तोता की तरह उसको जू का जू दर्शकों में पेश कर दिया। मीडिया की जिम्मेदारी थी। नहीं सप्पल साहब, देखते थोड़े, एक तो मुझे एतराज है आपकी भाषा पर। एक सेकंड मैंने एजेंसी की बात, मैंने एजेंसी का सवाल आपसे पूछा ना, मैंने एजेंसी का सवाल जाकर के इनको नहीं, आप गलत भाषा बोलेंगे तो मैं टोकूंगा आपको। ये रत्तू तोता कुछ नहीं होता सर। आप जवाब दे रहे हैं सरकार की एजेंसियों को, मुझे नहीं। बोलिए, फिर मैं बोलता हूं। नहीं, आप पर्सनल अटैक करेंगे तो मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूं। बोलिए, अब बोलिए। एक मिनट, पहले शर्त नहीं, एक मिनट सौरभ जी, सौरभ, एक मिनट। मैं जवाब एजेंसी को नहीं दे रहा हूं, मैं जवाब देश के मीडिया को दे रहा हूं। इंडिया टीवी मीडिया है, उसकी एक जिम्मेदारी है। और इंडिया टीवी की टीम को चाहिए था कि आज बहादुर शाह जफर मार्ग में जो मैंने बिल्डिंग गिनाई बाकी अखबारों की, वहां पे जाके एक बार तो आपका कोई रिपोर्टर घूम आता और देख लेता कि किस बिल्डिंग में क्या क्या चल रहा है। अरे सर, जो चार्ज आपके ऊपर लगाया मुझसे, हम उसी के बारे में, उसी विषय में बात करेंगे ना। ठीक है, नहीं, चार्ज आपकी, इल्जाम आपके ऊपर लग रहा है ना। आप कीजिए, लेकिन आप जनता को यह भी बताएंगे सौरभ जी, ना मीडिया की जिम्मेदारी भोपाल में आपके ऊपर केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पड़ताल करना है। भोपाल में केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है आपके ऊपर, मैं पड़ताल करके बता रहा हूं। इसलिए मिला है, अब उस पे भी आता हूं। हाँ, अब उस पे भी आता हूं। भोपाल में केवल हमारी नहीं, भोपाल में एक बहुत बड़ा हिंदी अखबार समूह है, उसका भी जगह पे मॉल खुला है। भोपाल का सबसे बड़ा मॉल है, वो कैसे खुला है? उस पे क्यों नहीं ईडी की कार्रवाई हो रही है? आप पूछिए तो सही। आप पूछते नहीं है जनता की सवाल सरकार से। प्रॉब्लम ये है आप विपक्ष से सवाल दोहराते हैं। अरे साहब, आपके ऊपर, अरे आप सप्पल साहब एक बात मुझे बता दीजिए, एक बात मुझे बता दीजिए। कार्रवाई आपके ऊपर चल रही है, समूह का है। नहीं, कार्रवाई आपके ऊपर चल रही है, एजेंसियां आपकी जांच कर रही है, दफ्तर आपके सील हो रहे हैं, तो मैं किससे सवाल पूछूं? आपसे नहीं पूछूं तो आप सफाई देंगे ना? कौन सफाई देगा? कांग्रेस पार्टी सफाई देगी या कोई और सफाई देगा इस पर? नहीं, सफाई नहीं दूंगा। सुनिए, फिर सफाई नहीं दूंगा। मैं ये बात कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को आपने सिंगल आउट करके उस चीज को गलत बताने की कोशिश की है ईडी ने, जिस चीज को देश का हर मीडिया समूह कर रहा है और उसको ईडी और सरकार जायज मान रही है। लेकिन जो जायज चीज है वो जायज है, उसमें कोई गलत नहीं है। आप उसी को भ्रष्टाचार का रूप बना के ईडी पेश करेगी तो मैं तो उसका जवाब दूंगा आपको। दीजिए, बिल्कुल दीजिए। अब आप सही बोले ना, ईडी के आरोप का जवाब आप दे रहे हैं। आपका रिपोर्टर इस सड़क पर घूमकर मेरा, अच्छा सप्पल साहब एक बार जरा मुंबई की तस्वीर चलाइए, मुंबई की तस्वीर चलाइए। किस अखबार की बिल्डिंग में क्या-क्या ऑफिस चल रहा है? सप्पल साहब एक मिनट, मुंबई की तस्वीर चलाइए। मुझे जफर साहब, मैं समय ज्यादा ले रहा हूं, मैं आ जाऊंगा आपके पास भी। हमारा रिपोर्टर बाहर गया, बाहर साफ लिखा था लीज पर यहां दफ्तर खरीदिए। हमारे रिपोर्टर ने आपकी बिल्डिंग के अंदर जो मैनेजर है उसको फोन किया कि क्या, एक सेकंड बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, कि बाहर क्या आप क्या इस बिल्डिंग के अंदर एजीएल हाउस सामने बड़ा बड़ा लिखा है, क्या एजीएल हाउस के अंदर ऑफिस स्पेस बेची जा रही है, लीज पे दी जा रही है? उन्होंने कहा हां, और उसके बाद नीचे आदेश दे दिया कि वो जो आपने मार्केटिंग के लिए जो पोस्टर लगाया उसको हटा दीजिए। पोस्टर क्यों हटाया? क्या छुपा रहे थे? पोस्टर क्यों हटाया वहां पर? हाँ सौरभ जी सुनिए, या तो आप बहुत मासूम हैं, या आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूं, आपका रिपोर्ट बगल में इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में भी चला जाए। नहीं तो मैं अभी जगह लीज पे दी जा रही है। सर मैं ना मासूम हूं ना समझदार। नहीं, वो गलत कैसे है? अरे भाई गलत या सही है, मैं आप जवाब दीजिए। आपने चूंकि चढ़ाई हमारे ऊपर ही शुरू कर दी, तो मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि फिर ये पोस्टर क्यों हटाया? की बिल्डिंग को दिखाएगा। ये पोस्टर क्यों हटाया गया? हमने नहीं हटाया, हटाया गया, सामने दिख रहा है। बंदे ने हटाया, किसने कहा हटाया? हम तो नहीं से छुप रहे। ओ भाई साहब, कोई भी पोस्टर हटाएगा तो उसकी जवाबदेही हमारी हो जाएगी। सर एजीएल हाउस के सामने लगा पोस्टर हट रहा है, एजीएल किसकी है? कार्रवाई है। चलिए छोड़िए, अच्छा ठीक है सप्पल साहब। अच्छा, आपने बार बार ये कहा कि सिंगल आउट किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को सिंगल आउट किया जा रहा है, एजीएल को। ये काम हर पब्लिकेशन हाउस करता है। अब जवाब, आपकी बात का जवाब दे लो। स्पष्ट कह रहा हूं, मैं तो स्पष्ट एक मिनट सौरभ जी, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि लीज पे देना लीगल चीज है।
इतना लीगल है कि 8 साल से नेशनल हेराल्ड में पासपोर्ट ऑफिस चल रहा है। मोदी अच्छा सर, सरकार ठीक है। सत्ता में है, उसने चलिए भी बहस मेरे आपके बताया बीच में नहीं थी, आपके और बीजेपी के बीच में थी। सैयद जफर इस्लाम, चलिए वो कह रहे हैं कि ये काम 8 साल से हो रहा है, क्या किया 8 साल से मोदी सरकार ने? जफर इस्लाम देखिए, नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं ये हर अखबार की ओके सफल साहब, ओके, उसको नेशनल हेराल्ड को आगे उठाकर आपकी अगर आप बात बताएंगे तो गलत आगे है। बात आपकी सर, आगे। और आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि जफर साहब मुझे मेरी जिम्मेदारी मत सिखाइए सर, प्लीज। जिम्मेदारी मुझे मेरी मत सिखाइए, मुझे मेरी जिम्मेदारी मत सिखाइए। आप जरा मुंबई में एजेल हाउस में फोन करके पूछे वहां क्या हुआ था, पहले जानकारी ले लीजिए, फिर मुझ पर आरोप लगाइएगा। हर चीज पूछेंगे, बोलिए, हमें हर चीज सिखाएंगे। और अरे भाई आप क्यों मुझे सिखा रहे हैं? मैंने तो आपको कुछ नहीं सिखाया, मैंने तो आपसे केवल सवाल पूछे, आप पता नहीं खामखा क्यों खड़ गए। सर आप प्लीज देखिए, जफर साहब 12 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, प्लीज नहीं, सफल साहब हो गया, जफर इस्लाम आप केवल इतना कमिट कर दीजिए कि इंडिया टीवी एक रिपोर्टर को भेजकर बाकी अखबार के सर मैं आपको कुछ कमिट नहीं करूंगा, मेरी जवाबदेही आपके लिए नहीं है। इतना तो कमिट दीजिए। जफर साहब, सफल साहब हो गया, हो गया सफल साहब, मत डरिए, छोड़िए जनता को दिखा दीजिए बाकी बिल्डिंगों में क्या क्या चल रहा है। अच्छा सर छोड़िए, हो गया, नहीं छोड़ो जफर इस्लाम, आप जनता को आप लगातार बोलते रहेंगे, ऐसे गलत बात है सर। बिल्डिंग अखबारों की है, आपको किस बात का डर लग रहा है अगर गलत नहीं किया तो? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि सफल साहब को डर क्यों लग रहा है, या बाकी जो लोग हैं कांग्रेस पार्टी के। मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा, सुनिए सफल साहब, मैंने से क्या नहीं टोका आपको। डर लग रहा है, डर जाएगा, डरते नहीं है। नहीं, आप डर के बीजेपी में गए, ये बता दो। अच्छा सफल साहब, आप जरा सुन लीजिए इनको प्लीज। आपको बीच में मैंने नहीं टोका, एक दूसरे की बात सुन लीजिए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। मैं बीच में इंटरवीन नहीं करता हूं, बिल्कुल नहीं कर, मैंने कुछ नहीं किया, 12-13 मिनट से मैं बैठा सुन रहा हूं आपको ना, दीजिएगा बस। बिल्कुल दूंगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के लीडर्स, किस तरह से कांग्रेस की जो पूरी टीम बौखलाई भी है, घबराई भी है, उससे साफ समझ में आता है। और जिस तरह से आपने सही किया, मैं तो बधाई देना चाहता हूं आपकी टीम को कि उन्होंने पोस्टर हटाते हुए दिखाया, वरना तो ओह जरा सुन तो लीजिए, आपको बेचैनी क्यों हो रही है, परेशान क्यों हो रहे हैं, आने तो दीजिए मुझे अभी पिच पे। तो मैं ये सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर लगता है कि इन्होंने गलत काम नहीं किया तो डरना नहीं, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये जो बिल्डिंगें दी गई थी, ये जो सरकार ने, उस वक्त की सरकारों ने दिया था, किस काम के लिए दिया गया? पब्लिकेशन हाउस के लिए दिया था, वहां से न्यूज़पेपर निकालने के लिए दिया था, या आपको लीज करने के लिए कोई मतलब क्या बोलते हैं दामाद बाबू हैं जिनको दिया जाता है ऐसा क्या कि आपको ये दिया जा रहा है, भाई आप इस पे लीज कीजिए, जो कीजिए बेचिए, आपको इसका इनकम बनाइए, आप इस पे एसेट्स अपने ले लीजिए, आपके लोन भी है उसको 90 करोड़ का लोन जो है आप नियरली 50 लाख में ले लीजिए, रिटर्न में फाइल मत कीजिए, इनकम टैक्स के रिटर्न में कहीं इसका जिक्र मत कीजिए, लेकिन पूरा माल खाइए। यही तो उसमें है ना। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि देखिए, आप अगर इसको पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाइए तो आपको लगेगा कि ये सारी चीजें जो हुई है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से हुई। अगर आप सही करते तो आप 2-3 चीजें करते जो आपने नहीं किया। जिस तरह से एजेएल का ये पूरा जो लोन जो आपने इक्विटी में कन्वर्ट किया, किस बेसिस पे किया? क्या आपने कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवाई थी उस वक्त? आपके पास अंडरलाइंग एसेट्स है तो क्या आपने उसके लिए वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाई थी कि भाई इतने करोड़ का लोन है, हम सिर्फ इतने लाख में हम ले लेंगे? और स्टेक किसको देंगे? 38% कांग्रेस के एक्टिंग चीफ जो है और पूर्व जो अध्यक्ष है उनको भी 38% देंगे, बाकी जो लोग जिंदा नहीं उनका नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। लेकिन किस बेसिस पे दिया था? प्लस क्या इनकम टैक्स में इस रिटर्न में आपने डाला है एसेट्स के बारे में या इस होल्डिंग के बारे में आपने डाला? कहीं जिक्र नहीं है। आपको 2011 का इनकम टैक्स रिपोर्ट निकाल के देखिए, ITR जो आपने राहुल गांधी जी के और सोनिया गांधी जी के अगर उस पर आप दिखा दी, मैं चैलेंज करता हूं आपको, इसमें अगर आप दिखा दे तो समझ में आएगा। तो हकीकत यह है कि ये आप गबन करना चाहते थे। इसका इनकम जो है किसको जा रहा है भाई? इसका जो इनकम किस जा रहा है? पहली बात तो वो लैंड यूज की जो जरूरत जो स्पेसिफिक जॉब के लिए दिया गया था वो नहीं कर रहे और उसका इनकम बना रहे हैं, तो सरासर गलत है। और जिस तरह से पूरा चीज को कन्वर्ट किया, इक्विटी को कन्वर्ट करके माल हजम करने का जो काम हुआ है वो भी सरकार के सामने है और अदालत में भी है। तो मैं तो सिर्फ आपको इतना कहेंगे, हमें चैलेंज करने से, सौरभ जी पे गलत बयानी करने से अच्छा है कि आप इसको कोर्ट में कीजिए। ठीक है ईडी तो सिर्फ ईडी तो काम कर रही है
जो उसके पास दस्तावेज है, जवाब ले लीजिए। दस्तावेज नहीं, वो कह रहे हैं सिलेक्टिव कार्रवाई कर रही है। राहुल कह रहे हैं मैं डराने के लिए कार्रवाई कर रही है, मैं नरेंद्र मोदी से नहीं डरता, जो करना है कर लें। नहीं, ये वही लोग कहते हैं, देखिए खाली बर्तन आवाज जवाब ले लीजिए। जब खाली बर्तन होता है तो आवाज करता है, सबको मालूम है। अच्छा, ठीक। उसी तरह आपके पास कंटेंट नहीं, आपने गलत किया तो आप बहुत बोलेंगे, लेकिन हकीकत है कि एजेंसी दस्तावेज के बेसिस पे काम करती है। अच्छा, चलिए, ठीक है। एजेंसी कि अपने आप चली जाए, उसका एविडेंस है। अरे जवाब ले लूं सर, जफर साहब आपकी बात का मैं उत्तर ले लेता हूं। आपने बहुत सारी बातें की, आपने कहा ये गवर्न करना चाहते थे, ये लैंड यूज चेंज कर दिया, इसका पैसा किसको जा रहा है? सप्पल साहब देखिए, मैं आपको, इनको जफर साहब अभी नए नए बीजेपी में आए, शायद इनको बहुत सारी चीजें मालूम नहीं। पहली तो मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि जिस बिल्डिंग में नेशनल हेराल्ड का ऑफिस है उसके अगल बगल की 8 बिल्डिंगें देश के प्रमुख अखबारों की बिल्डिंगें हैं, वहां भी किराए पे सब जगहें दी गई हैं। उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, अगर ये गलत है? दूसरी बात, इनको नहीं मालूम कि दिल्ली में झंडेवाला ने एक जगह है जहां पे केशव कुछ करके आरएसएस का ऑफिस है। अगर आप कुछ साल पहले वहां गए होते तो वहां पे दूसरे एनजीओ को भी किराए में जगह दी गई थी। दीनदयाल उपाध्याय रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी वहां चल रहा था। ये कोई नई बात नहीं है, आरएसएस के लोगों ने भी ये दी है, कोई नई बात नहीं है। तीसरी बात, गलत क्या होता है? गलत ये नहीं था कि हमने सेक्शन 62 में डेट को इक्विटी में बदला और नॉन प्रॉफिट के लिए बदला। उसमें कोई पैसा ले नहीं सकता था, कोई डिविडेंड दे नहीं सकता था, कोई जमीन बेच नहीं सकता था। जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो एजेएल के अंदर ही रहता। ये तो आने वाले समय में प्रूव हो जाएगा। गलत क्या होता है कि आरएसएस ने 10 मंजिला बिल्डिंग बनाने के लिए चंदा इकट्ठा किया और उसका कोई अकाउंट ही नहीं है। इसी दिल्ली के अंदर नेशनल हेराल्ड से करीब 5 किलोमीटर दूर झंडेवाला वो जगह है, वहां पे 10 मंजिला बिल्डिंग आपके यहां बन रही है। आपको शायद पता नहीं आप वहां गए कि नहीं गए हैं जफर भाई, लेकिन बिना अकाउंट के, क्योंकि कोई अकाउंट आरएसएस का नहीं, कोई ट्रेजरर नहीं है। देश के सामने इनकम टैक्स रिटर्न में आप बता दीजिए कि वो चंदा जो इकट्ठा हुआ था वो कौन सी रिटर्न में आपने फाइल किया था। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप ऐसी चीजें कर रहे हैं जो देशों को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। हमने गलत काम नहीं किया, लेकिन आप गिनाने पे आएंगे तो हम आपके बहुत गलत काम गिनाएंगे। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आरएसएस के झंडेवालान ऑफिस के अंदर दीनदयाल उपाध्याय रिसर्च संस्थान कैसे चल रहा था? आपने कैसे उस बिल्डिंग के अंदर जगह किराए पे दी थी लैंड यूज के अगेंस्ट? अगर वो गलत नहीं है, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस की बिल्डिंग के अंदर बैंक और बाकी ऑफिसेज और रेस्टोरेंट खुलना गलत नहीं है, तो नेशनल हेराल्ड का केस गलत कैसे हो सकता है? यही तो हम कह रहे हैं। हम डर नहीं रहे हैं, हम तो आपके जुल्म और जो एजेंसीज का आपका पूरा जबरदस्ती तरीका चल रहा है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और ठीक है सप्पल साहब, ठीक है, अब जरा जवाब पब्लिक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारा कल का प्रदर्शन आपके खिलाफ ठीक है सप्पल साहब, हमारा प्रदर्शन बेरोजगारी और महंगाई को लेकर है। जवाब जो आपने जीएसटी लगा दिया खाद्यान्न पे, उसको लेके हम कहां डर रहे हैं? अच्छा, ठीक है सप्पल साहब, कर रहे हैं इसलिए आप बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बता दीजिए, अब जवाब तो ले लूं मैं सप्पल साहब। 10 मंजिला बिल्डिंग दिल्ली के अंदर बनी है, वो किस आपने 5 बार पूछ लिया, एक बार जवाब भी तो ले लेंगे उस बात का। दिखाया गया है। बोलिए जफर साहब। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो चलती है। वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन चलती है। ये कौन सी गलत बात है? कोई वहां पर कोई लिक्वर शॉप खोल दिया क्या वहां पर कोई हमने रियल एस्टेट का सौदा और अखबार के क्या वहां पर कोई और सौदा हो किसी तरह का, किसी तरह के शॉप खुली है, किसी और तरह के ऐसा गलत काम वो भी चलती है? क्या कमर्शियली एक्सप्लॉइट करने का कोशिश किया? क्या कमर्शियली, क्या वहां पर आपको झंडा बड़ा बड़ा देखा? आपने एडवर्टाइजमेंट देखा कि भाई यहाँ पर आओ, लीज में अवेलेबल है? देखा आपने? ऐसा आपके सामने भी दिखाया जा रहा है कि बड़े बड़े पोस्टर लगे भाई किसके सामने कि लीज पे अवेलेबल है। वो किसने लगाया? भाई साहब, नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। अरे भाई, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी आज पड़ी? नेशनल हेराल्ड का दिखाया, उसके बगल की 8 बिल्डिंग का नहीं दिखाया, जो अखबारों की बिल्डिंग है। अच्छा सप्पल साहब, आप बार बार इंडिया टीवी की टीम ने इसका दिखाया उसका नहीं दिखाया कर रहे हैं। जरा एक बार जो मंत्री हैं, टायर की कंपनी का ऑफिस भी है, मध्य प्रदेश के मंत्री हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के, उनका बयान एक बार निकाल ले। मैं सुनवाना चाहता हूं इस बीच में उनको। क्यों नहीं दिखाता? निकाल ले वो बयान निकाल ले। इंडिया टीवी केवल ईडी की बयान को क्यों रिपीट करता है? अरे सप्पल साहब, मैंने आपसे भोपाल की बात पूछी, आप उस बात को गोल करके कहा मैं जवाब दूंगा। केस किस बात का चल रहा है वहां पर? बयान निकालिए जरा, बयान निकालिएगा उनका। वो जायज है। अरे केस किस बात पर हो गया? मैंने सरकार कह रही है आपने लैंड यूज बदल दिया, सरकार कह रही है गैर कानूनी तरीके से आपने जमीनें बेच दी जो पब्लिकेशन हाउस के लिए दी थी। सौरभ जी, आप भी हमारे तक पहुंच गए ना।
आप भी मेरी बात पे पहुंच गए। हम तो कह रहे हैं जायज है, तो केस किस बात पे हुआ? मैं भी तो यही कह रहा हूं, केस किस बात पे हुआ? वो केस अगर भास्कर पे नहीं हो सकता है, वो केस इंडियन एक्सप्रेस पे नहीं हो सकता है, वो केस टाइम्स ऑफ इंडिया पे नहीं हो सकता है, वो केस नेशनल हेराल्ड पे कैसे हो सकता है? वीडियो दिखा रहे, मैं आपको एक जवाब दे देता हूँ। जब तक वीडियो दिखा रहे एक जवाब देता हूँ। बोलिए। आपको अगर केस हुआ है, मुझे तो वीडियो तो दिख केस रहा कहाँ लड़ता है, है? मैं तो बिना देखे बात कर रहा हूं आपसे। नहीं केस नहीं, हम सोचा आप वीडियो देखना चाहते हो, वो दिखा भी रहे वीडियो आपको, भोपाल की वो देख लीजिए। उसके अलावा वहां पर जो मंत्री जी कह रहे हो सुन लीजिए। लेकिन आपसे क्या आपको कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट करने की इजाजत है? आपको जो आपने केस कर दिया, उससे एक जायज चीज नाजायज नहीं हो जाती है। नहीं, हम कह रहे हैं कि कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट करने की इजाजत प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ाना और सरकारी एजेंसीज को किराए पे देना, आपको लगता है कि आप ये सही में लाखों लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज किराए पे दी हुई है, वो क्या आज की तारीख में क्राइम हो गया? उनके पीछे आप ईडी भेजेंगे? एक मिनट बीच में आप सुन चलिए। अच्छा, ऐसा एक चीज सप्पल साहब, एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप बोलते हैं तो इनका ऑडियो वैसे ही दब जाता है, क्योंकि वो ये उससे शायद स्काइप से जुड़े हुए हमारे साथ। इतना रिक्वेस्ट करूंगा एक एक करके। सुनाई भी नहीं दे रहा, सॉरी, कुछ दिक्कत है, मेरे को उनका सुनाई नहीं दे रहा, इसलिए शायद इंटरवीन हो रहा है। हाँ जी, ठीक है। वो अब देखिए, चले इससे आगे बढ़ते हैं। ये आपने कहा ये जायज है, ईडी कह रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि यही गलती है कि आपने एक पब्लिशिंग हाउस की जगह को रियल एस्टेट बिजनेस में तब्दील कर दिया। चले इस पर छानबीन चल रही है। मैं आगे के आरोप पे आता हूं जो ईडी लगा रही है। अब ये मत कहिएगा कि ईडी को हम लोग रिपीट कर रहे हैं। जो आरोप सारे अखबार के दफ्तरों में सेम चीज, ठीक है सप्पल साहब, आपने बोल दिया, ठीक है, उस पर हो गई बहस। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, इंडिया टीवी इस बात पे भी क्यों नहीं बोलेगा कि सारे अखबारों के दफ्तरों में सेम चीज हो रही है? सर हम तो उस बात पर बोल रहे हैं जिस बात को लेकर आपके कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, आपके कार्यकर्ता सड़क पर गाड़ी में आग लगाते हैं। तो मैं उस विषय पर आपसे पूछ रहा हूं, जो इतना बड़ा मामला चल रहा है दिल्ली के अंदर, जहां बहादुर शाह जफर मार्ग को अवरोध करने की कोशिश आपके कार्यकर्ता करते हैं, ट्रैफिक रोकते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो मैं पूछूंगा ना आपसे उसके बारे में। हमारे कार्यकर्ता राइट टू प्रोटेस्ट के लिए बात करते हैं। राइट टू प्रोटेस्ट इस देश की आजादी के आंदोलन। सड़क पर गाड़ी चलाना राइट टू प्रोटेस्ट नहीं होता सप्पल साहब, माफ कीजिएगा, कहेंगे उसकी भी तस्वीर दिखा दूंगा मैं। होगा। और राइट सड़क पर गाड़ी चलाना राइट टू प्रोटेस्ट नहीं है। सड़क पर गाड़ी चलाना राइट टू प्रोटेस्ट नहीं होता सप्पल साहब। किस पे? सड़क पर गाड़ी को आग लगा देना। हमने गाड़ी नहीं जलाई है, और मैं आपको दिखा दूंगा अभी, तो फिर क्या करेंगे आप? बंगलौर के अंदर आपने गाड़ी जलाई है। नहीं किया था बीजेपी ने, जब जवाब दे दिए। बीजेपी ने भारत बंद किया था 2012 और 13 में, तब गाड़ियां जलाई थी। बीजेपी से पूछिए, बेस्ट की गाड़ियां तोड़ी थी मुंबई के अंदर, बीजेपी से पूछिए क्यों देना चाहते हैं ये लोग। यही बीजेपी थी जिसने भारत में मुंबई के अंदर और कर्नाटक के अंदर गाड़ियां जलाई थी और तोड़ी थी। वो क्यों? तब क्या हो गया था? तब इंडिया टीवी ने उसका विरोध किया था। वीडियो निकाल के दिखाइए दर्शकों को। सब बिल्कुल किया होगा उस समय, किया होगा तो कि एक गलत तरीके से ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। चलिए, मैं तो मानता हूं किया होगा सौरभ जी, हाँ मैं मानता हूं। मैं तो आपको बहुत सीरियस मीडिया, मैं तो सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, मैं सीरियस मीडिया के नाते ही सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आपके रिपोर्टर को भेजिए और ये दिखाइए कि बाकी अखबार की सप्पल साहब, अच्छा ठीक है, किराए पे कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अच्छा ठीक है सप्पल साहब, ठीक है, ओके, आपकी बात आ गई, बात आपने बार-बार की, आपकी बात आ गई। आपने कहा कि हर मीडिया हाउस से करता है। को दिखाइए तो सही। अरे मान तो लीजिए, जनता को दिखाइए अपना रिपोर्टर भेज के कि बाकी अखबारों के दफ्तरों में क्या हो रहा है। वो दफ्तर जो नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग के साथ बने हुए हैं, हाँ। उसी सड़क पे है। बाकी देश को बताने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। हाँ जी, ठीक है, मीडिया है, मैं तो मानता हूँ। आप अपना रिपोर्टर भेजिए। रिपीट कर रहे हैं, कम से कम आगे हमें भी बोलने का मौका दीजिए। सप्पल साहब, मैं एक बार कितनी बार दोहराऊंगा, मैं एक चीज कितनी बार दोहराऊंगा, इल्जाम आप पर लग रहे हैं। जिन जगहों पर नाजायज तौर पर उनका कमर्शियल इस्तेमाल करने के आरोप लग रहे हैं, उन जगहों पर टीम जाएगी और वहां पर जाकर जो भी होगा, जो दिखेगा कैमरे को, वो दिखाएगी। वो हमने दिखा दिया। अब आप बार बार उसी बात को दोहराएंगे, बात हम गोल गोल घूमते रहेंगे। एक मिनट, जफर इस्लाम, देखिए, मैं ये चाहूंगा कि आप बाकी सप्पल साहब प्लीज, आप सुन लीजिए, करना भी है आपका काम। आप सुन लीजिए, सारी आरोप को दोहराना नहीं है। सर सुन लीजिए, मैंने जो आरोप आप पर एजेंसियों ने लगाई है, उस आरोप पर आप जवाब दे रहे हैं। वो उस आरोप का आप जवाब दे रहे हैं, इसीलिए आपको बुलाया, आपने जवाब दे दिया। अब जरा सुन लीजिए,
देखिए मैं तो आरोप का जवाब मैंने दे दिया, पर मैं ये भी चाहता हूं कि इंडिया टीवी सप्पल साहब इंडिया टीवी को जो करना है कर लेगा सर। आपने जवाब दिया ना अभी अपना, प्लीज। अपनी टीम बेच के। हाँ ठीक है सर, हाँ ठीक है, बोलिए जफर इस्लाम, बोलिए सर। सप्पल साहब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मत बोलिए बीच में, इनकी आवाज बिल्कुल दब जाती है, नहीं आती इनकी आवाज। परंपरा का हिस्सा है जी, उसको मत भूलिए, बोलिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से, जो लीडर्स हैं, जिनको ईडी ने बुलाया है, जी ईडी ने तलब किया है, किसी बेसिस पे किया है, कानूनन किया है, उनके पास एविडेंस है, उनके पास दस्तावेज है, वो और इन्वेस्टिगेशन के बाद और भी दस्तावेज है, उनको जो भी अभी जो रेड करने के बाद जो भी और इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो भी ईडी के पास है। अगर आपको लगता है कि आप गलत नहीं है, जैसा कि बार बार आप क्लेम कर रहे हैं, तो कोर्ट तो खुला, कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। लेकिन अगर ईडी सही काम कर, आपने गलत किया और ईडी सही काम कर रही है तो उसको गलत ठहरा रहे हैं। ये गलत ठहराने का काम जो है आपको कोर्ट में करना चाहिए। कोर्ट में आप अगर बरी होते हैं तो आप समझ में आता है कि हाँ आप ईडी पे गलत तरीके से उंगलियां उठा रहे थे। लेकिन आज अगर एजेंसीज काम कर, कोर्ट में तो एजेंसीज अपना काम करके, तो यहाँ पर कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त ऑब्जर्वेशन आया था जब आपके समय में, जब केस पैरोट की बात जो है, पैरोट की बात हुई थी, वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन थे। आज कोई नहीं, आज अपना काम कर रही है। इतना सिर्फ है कि आज ईडी को कोई होनी चाहिए, वो पूरी इंडिपेंडेंस है, जैसे पहले नहीं होती थी। पहले घोटाला ही नहीं था और सीबीआई ठीक थी, पकड़ के रखे हुए थे कि जिसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है। आज ईडी के पास पूरी इजाजत है, उसके पास जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जिसको चाहिए, जिसके पास दस्तावेज है, वो सरकार का काम नहीं कर रही है, वो एजेंसी देश के लिए काम कर रही है, कानूनन काम कर रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है, वो उसका काम है, वो जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस नहीं। अच्छा जफर साहब ऐसा है नहीं, इल्जाम आपके ऊपर ये, आपकी सरकार के ऊपर ये है कि ईडी को केवल विपक्ष के लोग नजर आते हैं, तमाम केवल ये नहीं, इनकी और जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, जितने भी नेताओं को देख लीजिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नवाब मलिक, अनिल देशमुख, संजय राउत और या फिर बंगाल के अंदर, इनका आरोप यह है कि भाई क्या भ्रष्टाचार जो है वो केवल और केवल विपक्षी सरकारों के अंदर दिखाई दे रहा है आपको, ईडी केवल वहीं जाकर जांच करेगी। दो जवाब देता हूं, इसका जवाब मेरे से दीजिए। पहली बात कि कोई आपने कोई सुना ऐसा जो कि हमने कोई ऐसा स्कैम किया हो, हमारी सरकार ने कोई ऐसा करप्शन किया हो, एक भी बताइए जो जिसके बेसिस पे आप क्या कह सकते कि हाँ ईडी को जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर मुकुल राय बीजेपी में थे तो मुकुल राय के बाद वो उस पार्टी से आए थे तो भी उन पर सीबीआई में जाना पड़ा, वो बीजेपी में आए तो भी सीबीआई जाना पड़ा, और अगर वहां बैठे हैं तो भी जाना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बीजेपी में है, ऑपोजिशन में है, दस्तावेज के बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे काम हो रहा है। एविडेंस है तो ईडी जाएगी, एविडेंस नहीं है तो ईडी नहीं जाएगी, कोई एजेंसी नहीं जाएगी। जब तक आपके खिलाफ कुछ इंफॉर्मेशन तो होना चाहिए। इंफॉर्मेशन के बिना कभी ईडी जाती है क्या? आप उनसे सफल साहब पूछे, कोई भी एजेंसी महीनों सालों लगाती है पहले एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए, उस पे पहले। अरे जवाब, अच्छा एक सेकंड, सप्पल साहब इस पर जवाब दे रहे हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने तो ईडी, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, ईडी को प्राप्त ताकतों के ऊपर जो उसको इख्तियार दिए गए हैं, उसको जो वैलिड ठहराया, उसके खिलाफ भी उन्होंने एक संयुक्त चिट्ठी जारी की है। बहरहाल बोले सप्पल साहब। देखिए, ईडी को जो ताकतें दी गई थी पहले, वो इसलिए दी गई थी कि जो देश से पैसा लेके भागता है, इकोनॉमिक फ्यूजिटिव, जो ड्रग्स में होते हैं, जो टेरर एक्टिविटीज में होते हैं, उनसे निपटने के लिए ईडी को ताकत दी गई। अब मोदी सरकार के अपने आंकड़े के अनुसार फरवरी 2020 तक इनके टेन्योर में 74 लोग देश का पैसा लेके भागे, जिसमें माल्या से के चौकसी तक बहुत सारे लोग हैं, और अब वो संख्या 100 के आसपास है। 5,35,000 करोड़ का घोटाला इन लोगों ने किया है, और ईडी ने कुल 14 के ऊपर अभी तक केस रजिस्टर किया है 100 में से। बाकी 85% के ऊपर ईडी की नजर नहीं पड़ी, जिसके लिए ईडी बनी थी। और 5,35,000 करोड़ में से केवल 422 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच कर पाए हैं अभी तक। ये सच है, इसके लिए बना था ईडी। ये तो कहते हैं कि 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति सीज की है। एक मिनट सर, पूरी बात पूरी बात सुन लीजिए ना। ड्रग्स के लिए बना था। 5400 केसेस में से केवल 24 केस प्रूव कर पाई, ड्रग वाला कोई नहीं है। 27 टन ड्रग निकला था कुछ महीने पहले, जिसका कुछ पता नहीं चला। 3 टन पकड़ा गया, उसके बाद 2 टन पकड़ा गया। 27 टन ड्रग जो पकड़ा नहीं गया, 2.25 लाख करोड़ का,
उसके ऊपर ईडी की नजर नहीं गई। ईडी ने पिछले 8-9 महीने में उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। और जो 1 लाख करोड़ है वो फ्यूजिटिव वाला नहीं है, वो पीएमएलए के अंडर में है। पीएमएलए में दुरुपयोग करके आप अटैच करते जा रहे हैं, और अटैच करने के बाद ना तो बेल का राइट रहा, ना इनोसेंस प्रूवन टिल गिल्टी का राइट रहा, और केवल राजनीतिक। और कैसे राजनीतिक लोगों पे हो रहा है, मैं 2 इंस्टेंस बता दूं जफर साहब को। भावना गावली एक शिवसेना की एमपी हैं, उनके साथी के ऊपर ईडी का केस हुआ और बेल नहीं हो रही थी। कई बार हाई कोर्ट में मामला गया, बेल नहीं हुई। जिस दिन शिंदे जी ने शपथ ली और भावना गावली उनके साथ आ गई, उसी दिन शाम को बेल हो गई, उसी दिन शाम को बेल हो गई। कितना ना संयोग। दूसरा केस, जब अजीत पवार जी पे 70,000 करोड़ के इरिगेशन स्कैम के चल रहे थे, और बीजेपी ने इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा उसी को बनाया था, लेकिन 48 घंटे की जब सरकार बनी फडणवीस साहब की और अजीत पवार की, उन 48 घंटे में 70,000 करोड़ के स्कैम में क्लीन चिट दे दी गई। 48 घंटे के अंदर नीचे से लेके ऊपर तक हर एजेंसी ने कहा कि अजीत पवार साहब पे कोई केस नहीं है। ठीक है सर, कौन से कानून की बात कर रहे हैं? अब मैं जवाब नहीं दूंगा, समय नहीं तो प्रोग्राम का खत्म हो जाएगा। तो उनका समन नहीं गया, वापस चले गए, तो समन चला गया। आपने ईडी ने जहां कार्रवाई करनी चाहिए वहां क्यों नहीं की, और कैसे सिलेक्टिव कार्रवाई की इनकी सरकार ने? 2 बड़े आरोप लगाए, जवाब दें जफर इस्लाम। देखिए, सबसे पहली बात कि आज सप्पल साहब उंगली सिर्फ ईडी पे नहीं, अब तो वो कोर्ट पे भी उठा रहे हैं। अब ये क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या ईडी जो है या कोई एजेंसी जो है वो संयोग दिखा रहा नहीं, वो बेल देती है? अरे बेल तो देती है वो कोर्ट। बहुत अच्छे अब ये उंगली पे उठा रहे हैं, कोर्ट पे उंगली उठा रहे हैं। अब बताइए कहां तक सही है? आज इस हालत में आ गया कि कोर्ट पे उंगलियां उठाने लगे हैं। भाई कोर्ट देता है, कोई भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देती है। कोर्ट का काम है। अगर आपको लगता है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए उसके खिलाफ। अगर आपको लगता है लोअर कोर्ट दे रहा है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे रहा है या हाई कोर्ट दे रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये जो बार बार कह रहे हैं कि आपकी साथी पे मर मिटेंगे हम नहीं, आप बहुत सारे जो ये कह रहे हैं कि अपने ही हम बीजेपी के लोगों को कुछ नहीं होता है, ये इनको शायद पता नहीं है। यहाँ पर ऐसे केस है दर्ज जो कि बीजेपी के बीजेपी के अगर कोई गलत काम करेगा, चाहे बीजेपी के अंदर हो बीजेपी के बाहर हो, अगर गलत काम किया और उसके खिलाफ दस्तावेज है तो ईडी जाएगी वहां पर। बीजेपी के भी के लीडर के घर में जी ने गलत किया था या नहीं, जवाब दे दीजिए। कोई गलत को कोई पवार जी के केस रातों रात खत्म हुए, 70,000 करोड़ के आपके आरोप थे, वो क्या थे? लेकिन आप ईडी पे जो उंगलियां उठा रहे हैं, कोर्ट पे उंगलियां उठा रहे हैं, ये गलत है। ये आपने अगर सफाई देनी तो कोर्ट में जाके दीजिए। भाई मैं तो ईडी का सीधा कह रहा हूं, 100 लोग पैसा लेके भागे, 14 पे केस चल रहा है, 5,35,000 करोड़ में से केवल 422 करोड़ आपने अटैच किया, क्यों? मैं पूछ रहा हूं आपको बेल मिला कि नहीं? पीएमएलए का केस है, अरे पीएमएलए का केस है तभी तो इतने सारे पीएमएलए के केस आपके केस लड़ रहे हैं आपके साथ, आपके झूठे केस को। आपको तकलीफ हो रही है, आपके झूठे केस को लड़ रहे हैं, ठीक है? ईडी को पावर किसने दिया था? हमने तो नहीं दिया ना। ईडी को पावर तो आपने दिया था, आप इस्तेमाल करना चाहते थे लोगों के खिलाफ। ईडी ये पावर आप बिना अब अपना काम कर रही है, कहाँ जाना उसको जाएगी, कोई रुकावट नहीं एफआईआर के। अच्छा एक मिनट, जफर इस्लाम कह रहे हैं ये ताकतें ईडी को कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं दी थी। जवाब सफल जी। हाँ, थोड़ा सा क्लियर कर दे। कांग्रेस पार्टी से पहले जब वाजपेयी जी ने ये बिल बनाया 2002 में और 2005 में हमने उसको इंप्रूव किया, वो ड्रग्स और टेरर के खिलाफ और जो लोग पैसा लेके भागते हैं उनके खिलाफ था। ठीक है। ये बिना एफआईआर के जांच करने का प्रावधान 2015 में मोदी सरकार लाई। बेल नहीं होने देने का प्रावधान 2018 में मोदी सरकार लाई। ईडी इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है और कोर्ट का काम भी कर सकता है, ये 2018 में मोदी सरकार लाई। ईडी के अंदर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया, ये मोदी सरकार 18 में लाई। ईडी टाडा के केस और नारकोटिक्स के केस पे क्रिमिनल प्रोसीजर लागू होगा, लेकिन ईडी पे लागू नहीं होगा, ये मोदी सरकार लाई। और मजे की बात यह है कि जिन 3 चीज के लिए ईडी बनी थी, टेररिज्म, ड्रग्स और फ्यूजिटिव, उस पे मोदी सरकार ने काम नहीं किया ईडी ने। चले ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन जितने भी प्रावधान मोदी सरकार लाए भी आपने गिनाए सफल साहब, उनको सुप्रीम कोर्ट ने जायज माना, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया उनको। हम रिव्यू मांग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, हम उसका रिव्यू मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, हमने चिट्ठी लिखी सारे विपक्षी दलों ने, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि लार्जर बेंच बना के हमारी बात सुनिए और इसको ठीक कीजिए।
ये तो अधिकार है इस देश में जनता का भी और हमारा नहीं, राजनीतिक ठीक है, ये दलों का आपका भी। राइट है, तो ये हम इसमें सुप्रीम कोई कोर्ट से ही आग्रह कर रहे हैं कि नहीं, इसको नहीं, मैं एक रिव्यू जवाब कीजिए। देना चाहता अच्छा, ठीक है, लास्ट कमेंट जफर साहब, समय चला जाएगा, बोलिए। नहीं, अभी सप्पल साहब कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच के लिए अपील की है। भाई अगर आपको ऐसा, जब इसके लिए अपील कर सकते हैं, जिस चीज के लिए भी, दरवाजे तो आपके लिए खुले हुए हैं ना, आप दूसरे चीज के लिए भी अपील कर सकते हैं। जहां आपने गलत काम आपके लीडरों ने किया है, करप्शन किया है, अगर इसको तो हम आपसे लड़ रहे हैं, इसके लिए अपील क्यों करेंगे? लड़के आपको हराएंगे। हाईलाइट होते हैं। अरे तो आप ईडी जा केस सकते में हैं, आपको लड़के हरा देंगे भाई, इसके लिए अपील की जरूरत नहीं है। काम किया हुआ है। चलिए ठीक, इस- चलें, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया करूंगा आप दोनों का, समय इतना ही था। सौरभ जी, सप्पल साहब, समय नहीं है। सौरभ जी, जी, एक आखिरी लाइन। हाँ जी, कृपया बहादुर शाह जफर मार्ग पे रिपोर्टर भेज के दर्शकों को दिखाइए, बाकी अखबारों के बिल्डिंगों में बाकी बिजनेस को किराए पे जगह दी गई कि नहीं दी और गई, आप दिखाइए। देश के प्रति इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की ये इंडिया टीवी की जिम्मेदारी है। अच्छा, ठीक है सप्पल साहब, ठीक है सप्पल साहब, चलिए ठीक। हाँ बोलिए जफर साहब, फाइनल कमेंट आप बोले तो आप भी बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखिए, और थोड़ा इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा तो उनके और भी जो है बहुत सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। जरा इन्वेस्टिगेट कीजिए, बहुत करप्शन किया है, इसलिए धीरे धीरे ईडी वो काम कर रही है ना। अभी आपको भी आप भी काम स्वागत है, तो हम ईडी बैठे हैं, कर रही है, आपके ईडी के मर्जी पास वाले को दस्तावेज खोलने है। के लिए। थोड़ा दिन तक रुकिए सप्पल साहब, सब चीज आपको आज आप बहुत मारे, लेकिन आपको बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, आपकी जानकारी। चलिए ठीक है, सैयद जफर इस्लाम साहब, गुरदीप सप्पल साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।